पहला सवाल तो यही है कि जो फर्स्ट फेज रहा उसके बारे में ऐसा ही कहा जा रहा है कि क्योंकि वोटिंग लो रही, ये फेज बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सच्चाई ये है कि ये बीजेपी के लिए ये फेज 2019 से ज़्यादा अच्छा रहा है, और जो चुनाव के नतीजे आएंगे तो 4 जून को पता चलेगा। हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स सुबह से ही वोटिंग के लिए निकल गए और उन सब लोगों ने वोट डाला। ये ज़रूर बात है कि हमारे विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से वोट डालना चाहिए था और जिस तरीके से चुनाव को लड़ना चाहिए था, शायद वो नहीं लड़ पाए। इस कारण से वोटिंग परसेंटेज पर तो असर पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट फर्स्ट मॉर्निंग आवर्स में ही सारे का सारा अच्छे तरीके से भुगता है, और हमारे यहाँ इस सब चीज़ों की अच्छी व्यवस्था भी होती है। और जो मैं देखता हूँ उसमें से आपके चैनल पर भी मैंने देखा, और प्राय सभी चैनलों में आपने विपक्ष के बूथ को देखा होगा। पोलिंग एजेंट दोपहर तक उठ गए, वो वहाँ थे नहीं, आपने ही बहुत से आपके चैनल ने उन सब चीज़ों को दिखाया। तो उनके तरफ से जिस तरीके का रिस्पांस आया वो ज़रूर इस प्रकार का रहा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए फेस बहुत अच्छा रहा है, वेरी इनकरेजिंग रहा है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छी रही। क्यों? क्योंकि वहाँ बदलाव की भी इच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, और वहाँ पर एक तरीके से वोट के लिए उनकी तरफ से भी प्रयास हुआ और हमारी तरफ से तो था ही था। तो और वहाँ भी हम अच्छी वोट शेयर भी लेंगे और सीट शेयर भी लेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम पिछले चुनाव से देखें तो ये फर्स्ट फेज अच्छा गया है। इट इज़ ए वेरी गुड स्टार्ट एंड स्लोली इलेक्शन इज गोइंग टू पिक अप। लेकिन पिछले कई दिनों से अब की बार 400 पार का नारा आपकी रैलीज में सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं है। आपने उस नारे को अभी थोड़े दिन के लिए होल्ड पे रख लिया है, या अभी भी आप उस पर बरकरार हैं कि अब की बार 400 पार होगा? न होल्ड पर है, न रोका है, बरकरार है और पूर्ण तीव्र गति से है। कल के अगर आप मेरी ही रैली को उठा लें तो ये नारे मैंने ही लगवाए हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और लोगों ने नारे लगाए हैं। इसलिए पार्टी के स्ट्रैटेजी की दृष्टि से, या पार्टी के कार्य करने की दृष्टि से, या पार्टी के कैंपेनिंग की दृष्टि से हम 400 पार पर टिके हुए हैं, पूरी ताकत से लगे हैं, और उसके तरफ हम पूरी तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। 102 सीटों पर चुनाव के बाद आप अभी भी ये मेंटेन करते हैं कि 370 और 400 का जो आपने आंकड़ा रखा था, बिल्कुल ये आप अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल, इसको और अच्छे तरीके से अचीव करेंगे। और मुझे चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विशेष करके मोदी जी के पक्ष में बहुत एक तरीके से लोगों ने मन बना लिया है। उनका दे हैव डिसाइडेड, दे हैव ओनली टू इम्प्लीमेंट इट। और हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उसको क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो जाए। ये मैंने इसलिए आपसे मैंने पूछा कि जो इस बार वोटिंग कम रही वो उन सब क्षेत्रों में और राज्यों में कम रही जहां आपका स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। देखिए, सबसे कम वोटिंग हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में रही है। अगर उसका हम ब्रेकअप देखें तो बिहार में सबसे कम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में तो 7.2% पहले के मुकाबले कम रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे वो राज्य हैं जहां ये आपके स्ट्रांग होल्ड, जहां आप पूरे में से पूरे सीट लेते आए हैं, वहां वोटर का ना निकलना, इससे आपको नुकसान होता है या विपक्ष को नुकसान होता है? कौन वोटर नहीं निकला? उनका वोटर नहीं निकला, हमारा वोटर पूरा निकला है, पूरे का पूरा। और यही तो मैं आपको तस्वीर बता रहा हूं। ये आप मेरी बात को की तायद कर रहे हैं, आप मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां विपक्ष बिल्कुल बिखर गया, विपक्ष चुनाव में ही मैदान में नहीं रहा। आपने मध्य प्रदेश की बात की जी। मध्य प्रदेश में हमको किसी सीट पर दिख ही नहीं रहा था कि कोई फाइट हो रही है। पता करना पड़ता था कि कैंडिडेट कौन है, हमको नहीं। हमारे कल मुझे एक बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार मिले, उन्होंने कहा मेरा ड्राइवर नहीं जानता कि कौन लड़ रहा है विपक्ष में, मेरे परिवार के लोग नहीं जानते कि कौन विपक्ष में लड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि पर जो विरोधी वोट है, जब वो नहीं निकलेगा तो परसेंटेज तो कम होगी। लेकिन ये सब स्टेट्स वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने वाली पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां,
वो एक तरीके से बिखर सी गई और उन्होंने इलेक्शन को जिस तरीके से लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़े हैं और इस कारण से इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोग, हमारा वोटर पूरी मुस्तैदी से उसने सुबह सुबह ही लंबी कतारें लगा करके वोट अपना दिया है। पर देखिए, अगर इतनी बढ़िया स्थिति बीजेपी के लिए है तो फर्स्ट फेज के बाद प्रधानमंत्री मोदी को ये मुस्लिम का मुद्दा, मुस्लिम कार्ड जिसको हम कह सकते हैं, ये मंगलसूत्र का मुद्दा, ये उठाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की डिविजिव पॉलिटिक्स है और जो डिवाइड एंड रूल के साथ साथ जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है और उसको बहुत गार्डेड तरीके से, बहुत शातिर तरीके से रखने का प्रयास है, देश को एक मुसीबत की तरफ धकेलने का प्रयास है, इसके खिलाफ बोलना है कि नहीं बोलना है? और मैनिफेस्टो की बातें निकलते निकलते और उसका विश्लेषण होते होते थोड़ा टाइम तो लगता ही है। नहीं, पर ये तो आप फर्स्ट फेज में भी बात बोल सकते थे, चुनाव से पहले भी बोल सकते थे। मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद मेरा एग्जैक्ट सवाल ये है कि क्या ये पैनिक बटन दबाया है आपने और प्रधानमंत्री ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैनिक बटन नहीं है। इलेक्शन इसी तरीके से धीरे धीरे इश्यूज आते रहते हैं, चलते रहते हैं। सारे इशू एक ही दिन में नहीं दिए जा सकते हैं, वो समय समय पर निकलते रहते हैं। लेकिन ये कोई पैनिक बटन नहीं है। हम सबसे पहले अपना पॉजिटिव नोट पर जितनी बातें थी वो हमने कही और उस कैंपेन को हम लोगों ने इसी तरीके से आगे चलाया और धीरे धीरे अब विपक्ष के बारे में भी तो बताना पड़ेगा ना, इनका इविल डिजाइन क्या है, इनका जो एक गलत, देश के लिए गलत साबित होने वाला वह डिजाइन क्या है और वो कितने अच्छे शब्दों में परोस करके रखा गया है। तो उसकी जो इंटेंसिटी है उसको भी तो बताना आवश्यक है और उसको बताने का समय होता है। लेकिन आपने शुरुआत की इस कैंपेन की मोदी की गारंटी के थीम पर कि ये हमारा थीम रहेगा, लेकिन वो 19 अप्रैल के बाद मोदी की गारंटी की बजाय अब मुस्लिम और मंगलसूत्र पर आ गया। ये सोच समझकर आपने किया था, ये रणनीति है या जैसे मैंने कहा ये अचानक से आपने गियर शिफ्ट किया? नहीं, ऐसा नहीं है। वन आफ्टर अनदर पहले हम अपने पॉजिटिव नोट्स की सारी चीजें रखते हैं और वो हमने रखी है। मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी, और ये सेंट्रल थीम है। इसी थीम पर भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सुधीर जी, जो हमारे सामने वाला व्यक्ति है उसके मंशा क्या है, उसके मानसिकता क्या है, उसकी सोच क्या है, ये भी तो अभी 7 फेज का चुनाव है, इसमें इसको अनफोल्ड करना है कि नहीं करना है। तो इसके अनफोल्डमेंट का टाइम शुरू हुआ, तो वो अनफोल्डमेंट का एक प्रोसेस ये है जिसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्रेस किया कि किस तरीके से ये समाज को बांटने के और खंडित करने का प्रयास भी है और किसी एक को लाभ पहुंचाते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचाने का डिविजिव पॉलिटिक्स का भी विचार है। आज आप ये कहना चाहेंगे वाकई जो प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में कहा था कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी या उन लोगों को दे देगी जिनके बच्चे ज्यादा हैं? ये तो कहा ही है प्रधानमंत्री जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आप माइनॉरिटी में भी सबसे पहली बात तो आप देखिए, नहीं, पर ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। ये निश्चित रूप से माइनॉरिटीज को जिस तरीके से आप अपीज कर रहे हैं उसको सामने जनता के लाना है, तो ये तो हमारा ऑफिशियल लाइन है। तो कांग्रेस कह रही है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, और बीजेपी कह रही है मुसलमान, तो ये दोनों एक हैं या ये अलग अलग हैं? दोनों अलग अलग हैं। हम मुस्लिम क्यों कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस की माइनॉरिटीज्म का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण है। उन्होंने आज तक कोई भी वाक्य और कोई भी कार्यक्रम कोई जैनियों के लिए, कोई पारसी के लिए, कोई सिख के लिए, कोई किसी और के लिए किया हो, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लें तो आपके ध्यान में आएगा कि वहां वो सीए का विरोध कर रहे हैं। तो सीए का विरोध कर रहे हैं मतलब पारसी का विरोध कर रहे हैं, क्रिश्चियन का विरोध कर रहे हैं, जैन का विरोध कर रहे हैं, सिख का विरोध कर रहे हैं, हिंदू का विरोध कर रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि आपके लिए माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम है। दिस इज द ओनली मीनिंग। यही मतलब निकल करके आता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण को आप माइनॉरिटीज्म बोलते हैं, इसलिए हम उसको अलग अलग मानते हैं। हमारे लिए तो सब बराबर है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम, कोई भी स्कीम उठा करके देखिए, सारी स्कीम, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, कोई भी स्कीम उठाकर देखिए,
हर जाति को, हर पंथ को, हर मजहब को, हर को यह स्कीम मिली है। बिल्कुल यही बात। लेकिन इसलिए हम न माइनॉरिटिज्म की बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करते हैं। ये अलग अलग धागे निकाल करके समाज को, फैब्रिक को डिस्टर्ब करना, ये कांग्रेस की मानसिकता। जी जी बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस की मानसिकता में मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि वह देश के लिए हानिकारक होने के बावजूद भी ऐसे विषयों को उठाने में पीछे नहीं रहते हैं जो सोसाइटी को डिवाइड करता है, लेकिन प्रधानमंत्री और जो सोसाइटी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 10 वर्ष में, आज तक उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मुसलमानों को लेकर, नाम लेकर उन्होंने कभी ऐसे कॉल आउट नहीं किया। और 10 साल के बाद वो ऐसी जब बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को तो लगा कि हम कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं देख रहे हैं उनका जिसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी है। थोड़ी देर तो लोगों को अचंभा हुआ कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कही। और बार बार मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये बात क्या प्रधानमंत्री के लिए कहनी जरूरी थी और इस रूप में? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि आप सुधीर जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे सामने वाले की मंशा है उसको सामने रखना यह हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, जनता के बीच में जाए, इसकी आवश्यकता होती है। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो इल इंटेंशन है, जो इविल इंटेंशन है, जो आपकी नीयत जो में खोट है, वह जनता के सामने स्पष्ट रूप में जाना चाहिए। वैसे ऐसा बहुत कम होता है जब किसी पार्टी अध्यक्ष के सामने दूसरी विरोधी पार्टी का मैनिफेस्टो रखा जाए, लेकिन आज मैं नड्डा जी के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर आया हूं और मैं आपको थोड़ा सा उसमें से पढ़कर बताऊंगा। देखिए, जो हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, इस पर क्या लिखा है उन्होंने। वो लिखते हैं, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। एक जगह यह लिखा है, प्रोत्साहित और सहायता। फिर आगे एक जगह और लिखा है कि कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध और कौशल विकास में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। तो हमने भी ये पूरा देखा, इसमें मुसलमान शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा है। तो आप कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें ये जो अल्पसंख्यक है यही मुसलमान है? देखिए, मैं फिर आपको बताता हूं कि मैंने कहा ना कि आज दिन तक उन्होंने कभी अदर माइनॉरिटीज की चर्चा की? कभी उन्होंने अदर माइनॉरिटीज के लिए कोई प्रोग्राम चलाया क्या? और मैंने आपको सीए के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है कि उनका प्रयास हमेशा इस बात के लिए रहा है कि माइनॉरिटीज्म मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण, और वो एक इसको वोट बैंक की तरह देखते हैं, और उनको कोई उनसे कोई लगाव है या मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मुस्लिम भाइयों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए, उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। किसी सरकार ने नहीं किया। कोई सरकार ऐसी स्कीम्स लेकर नहीं आई जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों का आर्थिक विकास हुआ हो। अब आप देखिए स्वनिधि योजना, आप देखिए मुद्रा योजना, अन्य योजनाएं, ये सारी योजनाएं हमारे माइनॉरिटीज को इन्होंने ताकत दी, क्योंकि जो गरीब है उसको वो ताकत मिली है। लेकिन इसमें जो प्रोत्साहन करना और जो सारी बातें आती हैं, वह आप सबसे अलग हट करके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। पर देखिए, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की जब आप बात करते हैं जी, तो आप आप उसके प्रति भी ईमानदार नहीं है। आप उसके वोट की तरफ नजर रख करके कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं, सब्जबाग दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये इन्होंने रिलीज किया था 5 अप्रैल को, और बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है 19 अप्रैल की वोटिंग के बाद 21 अप्रैल को। तो आपने क्या ये देर से पढ़ा? आपको देर में समझ में आया? ऐसा नहीं है सुधीर जी, आप इसको पहले दिन से भी उठा सकते मैं क्या कहता हूं, इलेक्शन कैंपेन इज एन अनफोल्डमेंट। हम पहले दूसरे का सब्जेक्ट क्यों उठाए? पहले हम अपना सब्जेक्ट उठाएंगे। हमने अपनी सारे प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा की है, उसको हम लोगों ने पूरे मैक्सिमम तक हम ले गए हैं। अब चुनाव के अंदर इश्यूज आते रहते हैं, वो हमारे ध्यान में था, जब उठाना था तो उठाया। पर 80% जो बहुसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सिर्फ
आपकी सरकार की योजनाओं के आधार पर ही आपको वोट दे देंगे, मोदी की गारंटी ही काफी है। तो दे ही रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं। इस मुद्दे की आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं, सामने वाले के बारे में बताना पड़ता है भाई साहब। सुधीर जी, ऐसा नहीं है। वी कैनॉट लेट आवर आइडियोलॉजिकल पीपल हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, जो हमसे विपरीत विचारधारा रखते हैं और हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी मानसिकता न दिखाई जाए और उनकी मानसिकता जनता के सामने न आने दी जाए। ये हम नहीं करते, ये हम उसके सामने लाते ही लाते, और अभी और भी लाएंगे। राहुल गांधी बहुत खुश हैं आजकल, और वो कह रहे हैं कि देखिए, मैंने बीजेपी को नर्वस कर दिया है, मैंने इतना क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इस चुनाव में राहुल गांधी रीलॉन्च हो गए हैं। ये उनकी अच्छी एक लॉन्चिंग हो गई है, अचानक से उनका थोड़ा जोर दिखाई दे रहा है। आपको लगता है ऐसा? देखिए, आप लोग बार बार मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं राहुल गांधी जी पर कुछ टिप्पणी करूं। ये मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी जी का अपना तो कुछ है ही नहीं, और हमेशा शब्द रीलॉन्च ही आता है, तो वो रीलॉन्च विल बी अगेन रीलॉन्च्ड, वो तो चलता रहेगा, दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू। लेकिन सच्चाई क्या है कि माओवादियों से प्रेरित होकर के, लेफ्टिस्ट इश्यूज से प्रेरित होकर के, और जिस तरीके से कांग्रेस माओवादी और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में डीप इन्वॉल्व है, तो वो ऐसी मैनिफेस्टो लेकर के आएगी। और गम बुलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपको लगता है कि आपने नर्वस पॉइंट पर प्रिक किया है या टैप किया है, आप खुश रहिए, अच्छी बात है। आपको खुशी मिलती है तो आप कीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही वैचारिक पार्टी, बहुत दूर तक सोच करके एक विचार को आगे लेकर के चलने वाली पार्टी है। इतने जल्दी ना हम नर्वस होते हैं, और होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ना कोई गुंजाइश है। हम 400 पार की तरफ चल रहे हैं और आप हमको ये अब नर्वस की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के एक्सरे के जवाब में प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया कि मंगलसूत्र भी लोगों का, महिलाओं का बचेगा नहीं। ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है कि संपत्ति को लेंगे और वो बांट दिया जाएगा, ये भी मैंने इस मैनिफेस्टो में देखा और मुझे कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने ऐसी बात कहीं कही हो। वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सोना चांदी ले लेंगे हम या आपकी संपत्ति ले ली जाएगी। तो आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? देखिए ना, ये जो असमानता को समानता करने की बात कर रहे हैं जी, आखिर इसके लिए कोई कानून बनेगा ना? आप लोगों के आय के साधन को आप फिर से उसको असेसमेंट करोगे, असेसमेंट करके आप असमानता को समानता लाओगे। माओवादी सोच है, लेफ्टिस्ट सोच है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेट विल इंटरवीन इन दी प्रोसेस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जब आप करो तो मंगलसूत्र आता ही है ना उसमें। एक तरफ से सैम पित्रोदा बोल रहे हैं कि इनहेरिटेंस का टैक्स लगेगा। ये सब अब सैम पित्रोदा से कांग्रेस पार्टी का लेना देना है कि नहीं है? पर वो तो कह रहे हैं कि ये उनकी निजी राय है। अब ये अच्छी बात हो गई, हम पकड़ लें तो निजी राय हो जाती है। ये आपका अनडिस्क्लोज डिजाइन, आपका जो इंटेंशन है उसको जनता के सामने लाना हमारी जिम्मेवारी है, और वो हमने बखूबी किया है। और ये वही है, ये जो आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सुंदर शब्दों में घिनौना विचार सामने लाने का प्रयास हुआ है, और इल इंटेंशन है जी, इसमें नीयत साफ नहीं है। स्टेट कब किसी की प्रॉपर्टी में इंटरवीन करता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेट के जब कॉन्सेप्ट को हम लेकर के, जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जब हम किसी की आमदनी के बारे में कहते हैं तो फेयर प्रोसेस क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिज इनकम ही शुड गिव हिज शेयर टू द स्टेट। और जिसकी आमदनी कम है या कमजोर है, वीक है, उसको हम एम्पावर करते हैं, वो स्टेट अपने सिस्टम से एम्पावर करता है। लेकिन आप असमानता को समानता लाने का प्रयास कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टेट की प्रॉपर्टी, आप किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को आप कम करके वो किसी को देने का प्रयास। आप कहीं डरा तो नहीं रहे हैं वोटर को? मैं नहीं डरा रहा हूं,
मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूं। मैं जो कांग्रेस पार्टी सोच रही है वो आपको बता रहा हूं। मैं क्या डराऊंगा? जो लोग इंशाअल्लाह भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, उनको आप एमपी का कैंडिडेट लड़ाते हो, और उसके बाद मेरे को डराने के लिए कुछ रह गया क्या? ये जनता जानती नहीं है क्या? और मेरे को सिर्फ इनको याद ही दिलाना है ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ खड़े लोग हैं कि नहीं है? तो हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आगाह कर रहे हैं। बताना हमारी जिम्मेवारी है। दूर तक इनकी इंटेंशन जो है उसको ठीक से समझ करके जनता तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है।